नमस्कार विद्यार्थियों, नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अध्ययन करेंगे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स का। पहले लेक्चर के अंदर जो हमने बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स थे उसके अंदर हमने जो नरसिम्हम कमेटी थी उसकी सिफारिशों का अध्ययन किया था और हमने देखा था कि उनमें से कौन कौन सी सिफारिश थे जिसको गवर्नमेंट ने मान लिया था। यानी हम कह सकते हैं कि जो नरसिम्हम कमेटी 1991 एंड 98 उसमें से जो मेजर बैंकिंग रिफॉर्म्स जो हुए उनका हम अध्ययन कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम आगे अध्ययन करेंगे जो उनके अलावा जो समितियां थी नरसिम्हम कमेटी के अलावा उनका देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि मिशन इंद्रधनुष जो था वो भी बैंकिंग सेक्टर के लिए ही लाया गया था, तो उसमें क्या क्या किया गया था। लेक्चर के अंत में हम एक बार सारी रिकमेंडेशन का शॉर्ट लिस्ट करते हुए पॉइंट बनाएंगे जिसमें देखेंगे कि मेजर बैंकिंग सुधार क्या थे। अभी तक हम कमेटियों के हिसाब से देख रहे हैं, एग्जाम में अगर कमेटी के हिसाब से सवाल पूछा जाता है तो भी हम कर लेंगे और लास्ट में हम इनका सबका समराइज्ड रूप से पॉइंट बना लेंगे, जैसे 1 2 3 4 20 ऐसे कि कौन कौन से मेजर बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए। उसमें हमें कमेटी से कोई लेना नहीं है, केवल हम ये देखेंगे कि बैंकिंग सुधार क्या हुए। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज हम अध्ययन करेंगे रिकमेंडेशन ऑफ पीजे नायक कमेटी और नचिकेत मोर कमेटी का। पीजे नायर जो कमेटी थी इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी कि द कमेटी रिकमेंड्स द गवर्नमेंट टू रिपील सम ऑफ द फॉलोइंग लॉज, कुछ नियमों को, लाइक बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट, एसबीआई एक्ट, एसबीआई सब्सिडरी एक्ट। तो ये कुछ नियम थे जिनको उन्होंने रिपील करने के लिए बोला। इट इज़ बिकॉज दीज एक्ट्स रिक्वायर गवर्नमेंट टू कीप शेयर होल्डिंग मोर देन 50% along with the right to appoint board of directors। यानी इन्होंने क्या अपील की कि जो गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग है वो मोर देन 50% होनी चाहिए, ताकि शेयर होल्डर ज़्यादा रहेंगे तो जो इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उसके अपॉइंटमेंट में इसका क्या रहेगा, हिस्सा सही रहेगा। और ये कमेटी सही है, इतना हिस्सा गवर्नमेंट इसमें रखती भी है। सेकेंड रिकमेंडेशन जो थी वो है द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर इन पब्लिक सेक्टर बैंक, पीएसबीज, पब्लिक सेक्टर बैंक्स शुड बी प्रोफेशनलाइज्ड। यानी जो डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट की प्रोसेस है वो क्या होनी चाहिए, प्रोफेशनलाइज्ड होनी चाहिए। बैंक बोर्ड ब्यूरो, जिसको शॉर्ट में कई बार BBB भी लिखा आता है, तो इन्होंने क्या सुझाव दिया कि बैंक बोर्ड ब्यूरो कंप्राइजिंग फॉर्मर सीनियर बैंक शुड बी established which will advise government on all board appointments। यानी इस कमेटी की जो मेजर रिकमेंडेशन थी और जिसमें से एग्जाम में सवाल पूछने के चांसेस रहते हैं वो था आपका बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना का इन्होंने विचार दिया। इन्होंने बताया कि इसको प्रोफेशनल तरीके से बनाया जाए, इसके जो डायरेक्टर हैं वो प्रोफेशनल होने चाहिए और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो डायरेक्टर का बोर्ड होगा, ये सजेस्ट करेगा गवर्नमेंट को बाकी सभी बैंक में अपॉइंटमेंट के लिए। नेक्स्ट जो इनकी रिकमेंडेशन थी वो थी कि ऑल पीएसबीज जो हैं, यानी जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, शुड बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2013। यानी सभी जो बैंक हैं उनको कंपनी एक्ट 2013 के अंदर लाया जाए। हालांकि सभी बैंक इसके अंदर आते भी हैं। द गवर्नमेंट शुड ट्रांसफर इट्स होल्डिंग इन पीएसबीज टू बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी। और जो गवर्नमेंट है उसको उसकी जो होल्डिंग है, जो 50% से अबव उसकी होल्डिंग है, गवर्नमेंट को उस होल्डिंग को, पब्लिक सेक्टर बैंक में जो होल्डिंग है उसको वो किसको ट्रांसफ़र कर दे, BIC को ट्रांसफ़र कर दे, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है कि जो मान लो किसी चीज़ के अंदर वो शेयर लगाते हैं अपने और एक कंपनी होती है, तो बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होगी, यानी ऐसी कंपनी जो बैंकों में अपने शेयर लगाती है, इन्वेस्टमेंट करती है। तो इन्होंने सुझाव दिया कि गवर्नमेंट डायरेक्ट होल्डिंग करने के बजाय अपना इन्वेस्टमेंट किसको सौंप दे, BIC को सौंप दे। हालांकि इनडायरेक्ट रूप से कंट्रोल किसका रहेगा, गवर्नमेंट का ही रहेगा। नीचे के डायग्राम के द्वारा आपको बताया गया। अभी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसका सभी बैंकों में क्या है, उसकी होल्डिंग है, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3। ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसको कर दे, लास्ट में जो आपको दिखा रखा है, बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी को। और बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी किस पे कंट्रोल रखेगी, आपकी इन बैंक्स पे कंट्रोल रखेगी। यानी इनडायरेक्ट रूप से तो गवर्नमेंट का ही रहेगा, लेकिन जो उसकी डायरेक्ट इंटरफेरेंस है वो थोड़ी कम हो जाए और उसका वर्कलोड कम किया जाए।
नेक्स्ट जो इनकी रिकमेंडेशन थी वो है आपकी रिकमेंडेशन विथ रेस्पेक्ट टू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, PSL, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग, यानी जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हैं उनमें जो उधार देने की जो इनकी शर्तें हैं उसमें क्या किया जाए। इन्होंने कुछ सुझाव दिए। क्या सुझाव दिए? इन्होंने कहा कि गारंटी गिवन बाय ए बैंक फॉर PSL, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग, बेनिफिशरीज शुड बी काउंटेड टुवर्ड्स मीटिंग द बैंक PSL टारगेट। यानी कि जो PSL में जो देते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर के जो बैंक हैं वो और अदर बैंक है, ये अगर PSL बेनिफिशरीज के लिए गारंटी भी देते हैं तो भी उसको कैसे काउंट करना चाहिए? उसके PSL टारगेट के रूप में ही काउंट करना चाहिए। एक तो वो डायरेक्ट देते ही हैं, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में आपको बताया गया कि बैंकों को कुछ अपने ऋण का पार्ट देना होता है तो उसको तो काउंट करना ही होता है, जैसे कि 40% है वर्तमान में। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर वो डायरेक्ट देने की बजाय अगर वो गारंटी भी दे रहे हैं उसके लिए, तो उसको भी कैसे काउंट किया जाए? उनके टारगेट के रूप में ही काउंट किया जाए, जो कि किया जा रहा है। प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग टारगेट शुड बी रिवाइज्ड फ्रॉम 40 to 50%। उन्होंने कहा कि जो PSL का जो टारगेट है इसको बढ़ा के कितना किया जाए? 50% किया जाए। वर्तमान में ये 40% ही है। रिमूवल ऑफ कैप ऑन इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन। एक इन्होंने सुझाव दिया कि जो कैप है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, ब्याज दरों पे, उसको हटाया जाए। कैप से क्या होता है कि जो मैक्सिमम परसेंटेज होती है उसको कैप बोला जाता है। अधिकतम दर जो हो सकती है या ऊपर का पॉइंट तक कितना जा सकता है, तो इसको हटाने के लिए बोला। इन्होंने कहा कि जो इंटरेस्ट लोन पे जो रेट्स हैं, लोन के ऊपर जो रेट्स हैं, उसको कैप उसकी हटा दी जाए। अब हम अध्ययन करते हैं बिमल जलान पैनल का। द पैनल वाज कंस्टिट्यूटेड टू स्क्रूटनाइज एप्लीकेशन फॉर न्यू बैंक लाइसेंस। इन्होंने सुझाव दिया कि जो नए बैंक स्थापना के जो लाइसेंस आते हैं उसकी एप्लीकेशन को क्या किया जाए? स्क्रूटनाइज किया जाए। द जलान पैनल स्क्रूटनाइज 25 एप्लीकेशन and conducted the background verification of all the applicants and recommended a roadmap towards license to the eligible entities। इन्होंने क्या किया कि मेजर किस पे ध्यान रखा? लाइसेंसिंग के ऊपर फोकस किया। और इन्होंने क्या किया? उसको एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज किया। जैसे इनको 25 एप्लीकेशन प्राप्त हुई, इन्होंने सभी का वेरिफिकेशन किया, क्या क्या आवश्यकता होना चाहिए। उसके हिसाब से इन्होंने एक रोड मैप बनाया किसकी तरफ कि लाइसेंसिंग किस हिसाब से दिया जाए, क्या किया जाए। द रिपोर्ट्स इंक्लूड ए कंप्लेशन टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ग्रांटिंग लाइसेंस टू ऑल 25 एप्लीकेंट्स विदाउट स्पेलिंग आउट हिज प्रेफरेंसेज। इन्होंने क्या किया? 25 के 25 को स्क्रूटनाइज किया, उनकी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट थे उसको भी देखा और नेगेटिव एस्पेक्ट को भी इन्होंने अध्ययन किया। और 20 के 25 को इन्होंने प्रेफरेंस के हिसाब से सेट करने की बजाय सभी को कर दिया ओके, और उनमें रिपोर्ट बना दी कि इसमें क्या पॉजिटिव है, इसमें क्या नेगेटिव है, बजाय किसको देना है या किसको प्रेफरेंस देना है इस चीज़ के करने के ऊपर। तो उन्होंने लाइसेंसिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। अब बात आती है मिशन इंद्रधनुष की। बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए, वित्तीय समावेशन के लिए मिशन इंद्रधनुष लाया गया। इसके जो इश्यूज थे उसको हम अल्फ़ाबेटिकली देख सकते हैं। आप अगर ये राउंड देखोगे तो देखो इसकी स्पेलिंग सबकी ABCD अल्फ़ाबेटिकली शुरू हो रहा है। तो इन्होंने किसके ऊपर फोकस किया? मिशन इंद्रधनुष ने इन्होंने फोकस किया अपॉइंटमेंट के ऊपर। फिर बात आई इसके अंदर बैंक बोर्ड ब्यूरो जो हम देख चुके हैं, फिर कैपिटलाइजेशन की, फिर डिस्ट्रेस ऑफ PSBs, फिर एम्पावरमेंट की, फिर फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी और लास्ट में गवर्नमेंट रिफॉर्म्स की। यानी इन सब के माध्यम से इन्होंने क्या किया? बैंकिंग सेक्टर को सुधारने के लिए काम किया। उसको नाम दिया गया मिशन इंद्रधनुष। अपॉइंटमेंट्स के लिए इन्होंने एक प्रॉपर वे फाइनल किया और प्रोफेशनल के ऊपर फोकस किया। बैंक बोर्ड ब्यूरो का हम अभी अध्ययन करेंगे डिटेल में। और कैपिटलाइजेशन के ऊपर दिया गया कि पूंजीकरण कैसे करना है। डिस्ट्रेस ऑफ PSBs, यानी कि जो NPAs का लोड हो रहा है इनके ऊपर बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, उसको रिलीज करने के लिए और उसके लिए रिकैपिटलाइजेशन करने की बात कही गई। एम्पावरमेंट की बात कही गई। फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही फाइनल करने का विचार किया गया कि NPAs हमारे कम हो और उसके लिए हम क्या करें? इनकी अकाउंटेबिलिटी बनाएं, जवाबदेहता बनाएं। और फिर कुछ मेजर गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लिए। तो ये था आपका मिशन इंद्रधनुष। अब मिशन इंद्रधनुष में इन्होंने बात की थी बैंक बोर्ड ब्यूरो की, BBB। एज रिकमेंडेड बाई PJ नायर कमेटी, BB वुड बी रिप्लेस द अपॉइंटमेंट्स बोर्ड ऑफ PSBs।
यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना किस लिए हुई? जो अपॉइंटमेंट किए जाते थे बोर्ड के पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर, उसको क्या किया गया? रिप्लेस किया गया किसके द्वारा? बीबीबी। और अब कौन फाइनल करेगा और सुझाव देगा गवर्नमेंट को? बैंक बोर्ड ब्यूरो सुझाव देगा। इट विल एडवाइज द बैंक ऑन हाउ टू राइज फंड्स एंड हाउ टू गो अहेड विथ मर्जर एंड एक्वाइजेशन। ये साथ में क्या करेगा? अपने फंड कैसे बढ़ाना है ये भी बैंक को सुझाव देगा, आगे कैसे बढ़ना है बिजनेस के अंदर ये भी बताएगा, उनको आपस में मर्ज करना है किसी शाखा को या किसी बैंक को, तो इन सब के लिए सुझाव कौन देगा? अब बीबीबी देगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो। इट विल बी स्टेप इनटू विच विल ट्रांजिशन ऑफ द ब्यूरो इनटू बैंक होल्डिंग कंपनी। बैंक बोर्ड ब्यूरो विल हैव 3 ex officiate member and 3 expert member in addition to the chairman। यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो में कौन होंगे? 6 जने होंगे बैंक बोर्ड ब्यूरो में टोटल। 3 ex officiate member होंगे और 3 expert member होंगे in addition to the chairman। बैंक बोर्ड ब्यूरो हैज़ बिकम फंक्शन फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। यानी जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है ये 2016 से फंक्शन में आ चुका है। विनोद राय इसके फर्स्ट चेयरमैन थे। इसका मेन कार्य क्या रहेगा कि ये रिप्लेस करता है किसके? अपॉइंटमेंट बोर्ड को, पब्लिक सेक्टर के बैंक बोर्ड को, और ये साथ ही साथ सुझाव देता है उनके फंड्स के बारे में, व्यवस्था के बारे में और मर्जर के बारे में। ये इसलिए किया गया ताकि जो अपॉइंटमेंट्स हैं जो अधिकारियों की वो ज़्यादा प्रोफेशनल हो सके। फिर इसमें बात की गई इंद्रधनुष के अंदर कैपिटलाइजेशन की। कैपिटलाइजेशन ऑफ द बैंक्स टू बी इंडक्सिंग टू 70,000 करोड़ इनटू द बैंक इन नेक्स्ट 4 ईयर। यानी रिकैपिटलाइजेशन के लिए बैंकों के लिए 70,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने की बात कही गई आगे वाले 4 साल के अंदर। बैंक आर इन नीड ऑफ कैपिटलाइजेशन ड्यू टू द हाई एनपीएज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के कारण बैंकों को कैपिटलाइजेशन की आवश्यकता थी और उसके लिए क्या किया गया? 70,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई अगले 4 साल के लिए। ड्यू टू द हाई एनपीएज एंड ड्यू टू द नीड ऑफ मीट टू द न्यू कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट्स अंडर बासेल थर्ड नॉर्म्स। यानी इंद्रधनुष के अंदर कैपिटलाइजेशन की बात की गई। फर्स्ट तो किसके लिए? एनपीएस बहुत हो चुके हैं। सेकंड, कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट्स के लिए, जो आपको पीछे बताया गया कि जो कैपिटल है आपकी रिस्क कैपिटल कितनी है उसके लिए। और फिर बात की गई आपकी बासेल थर्ड नॉर्म्स के लिए। बासेल थर्ड नॉर्म्स क्या है कि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैंकों के समतुल्य लाने के लिए। और वो समतुल्य कैसे आएंगे? जब हम उनके जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम फॉलो करते हैं। उनके रूल्स के अंदर बेसिक जो बात कही गई है वो है कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स की, फिर रिस्क बेयरिंग कैपिटल की, फिर वो कैपिटल हमारी कितनी, उसके परसेंटेज क्या हैं, ये सभी आते हैं आपके बासेल के कारण। बासेल इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये नियम जहाँ बनाए गए थे उस जगह का नाम बासेल। तो जो इंद्रधनुष मिशन है उसके अंदर किसकी बात की गई है? आपकी कैपिटलाइजेशन की। कैपिटलाइजेशन के लिए 70,000 करोड़ का प्रबंध किया गया। आने वाले 4 साल के लिए उनको कैपिटलाइजेशन दी जाएगी। और जो एनपीएज है उसकी रिक्वायरमेंट क्या कर सके? वो पूरी कर सकें, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स की आवश्यकता को पूरा कर सके और बासेल थर्ड के नॉर्म्स को पूरा कर सकें। इसके लिए आपकी कैपिटलाइजेशन की व्यवस्था की गई। अंत में हम बात करते हैं फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेहिता फाइनल करने की बात की गई मिशन इंद्रधनुष के अंदर। द बैंक विल असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। यानी जो बैंक हैं उनकी जो असेसमेंट की जाएगी, उनकी वैल्यूएशन जो की जाएगी वो कुछ नए की इंडिकेटर के आधार पे करने की बात कही गई। वो जो 2 मेजर्स थे वो थे आपके क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव। क्वांटिटिव के अंदर हम कैसे मेजर करेंगे? तो पहला आपका आता है एनपीए मैनेजमेंट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मैनेजमेंट। उस बैंक की परिसंपत्तियां ऐसी कितनी हैं जो गैर निष्पादित हो चुकी हैं। सेकंड, रिटर्न ऑन कैपिटल, उसकी इनकम कितनी हो रही है। ग्रोथ ऑफ बिजनेस, बैंक बढ़ कितना रहा है। एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, यानी उसकी आम आदमी तक पहुंच कितनी है, इसको बोला जाता है वित्तीय समावेशन। तो इसके आधार पे ये जो फ्रेमवर्क फाइनल किया गया अकाउंटेबिलिटी का क्वांटिटिव रूप से, कौन कौन से अकाउंटेबिलिटी में रखे गए क्वांटिटिव में? एनपीए, रिटर्न ऑन कैपिटल, ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब बात करते हैं क्वालिटिव फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी की। तो इसके अंदर जो पैरामीटर्स किए गए वो था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि जो बैंकों के अंदर जो मानव श्रम है उसका प्रबंध किस हिसाब से किया जाएगा, जैसे कि बैंक बोर्ड ब्यूरो वगैरह ये चीज़ फाइनल की गई थी। एंड सेकंड, स्टेप 2, इम्प्रूव एसेट्स क्वालिटी, यानी जो संपत्तियों की जो क्वालिटी है उसको क्या किया जाएगा? इम्प्रूव किया जाएगा। और इन सब पैरामीटर्स के आधार पे उसको देखा जाएगा कि उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसी है, उसका फ्रेमवर्क कैसा है। तो ये था आपका मिशन इंद्रधनुष। अब हमने अलग अलग कमेटियों की रिकमेंडेशन की
बात कर ली। अब हम एक छोट के अंदर हम देख लेते हैं कि अगर सीधा सवाल हमसे पूछ लिया जाता है कि बैंकिंग प्रणाली में हुए नवीन सुधारों का वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए, उनके बारे में बताइए, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की बात कीजिए, तो हम अगर पॉइंटों के हिसाब से लिखना हुआ में आंसर, तो आप एक एक पॉइंट साथ में लिखते जाइए। पहला लिखिए पूंजी पर्याप्तता मानक, कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स सुधार किए गए, यानी जो पूंजी है उसकी रिस्क की एडिक्वेसी क्या है, इस चीज़ को फाइनल किया गया और उसके परसेंटेज आपको बताया कि 8% और वर्तमान में 12% तक उसको बढ़ाया गया। दूसरा सुधार रिकैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण या पुनः पूंजीकरण जिसको बोला जाता है बैंकों के लिए, ताकि वो एनपीए से मीट कर सकें, कैपिटल एडक्वेसी की आवश्यकता को पूरी कर सकें एंड बासेल के अनुसार हमारी स्टैंडर्ड्स फाइनल हों। नेक्स्ट जो सुधार था वो था सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का आंशिक निजीकरण किया गया, पार्सल प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। फोर्थ लिखिए लेखांकन मानदंडों का विवेकपूर्ण किया गया, यानी कि जो अकाउंटिंग नॉर्म्स है उनको स्टैंडर्डाइज किया गया और उनको इस हिसाब से बनाया जा रहा है कि वो पूरे देश में एक हों और वो हमारे नियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कम्पीट कर सकें। ऋणों की वसूली पर जोर दिया गया, रिकवरी ऑफ डेब्ट्स पे। बैंकों को शाखा खोलने संबंधी स्वतंत्रता दी गई, फ्रीडम अबाउट बैंक ब्रांचेस। निजी क्षेत्र के बैंकों का प्रवेश बढ़ा। नेक्स्ट लिखिए वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड की स्थापना की गई, बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन। अगला लिखिए, उस पर स्टार लगा लीजिए आप साथ में, बैंकिंग लोकपाल योजना लाई गई, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। ये क्या चीज़ होती है आपकी कि बैंकिंग सेवाओं से मान लो कोई संतुष्ट नहीं है, बैंकिंग सर्विस से कोई ग्राहक संतुष्ट नहीं है तो वो शिकायत कर सकता है अपनी, और उस शिकायत का निपटान होगा वो किसके माध्यम से होगा, आपका बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत होता है। और मोस्टली बड़े बड़े बैंकों में बैंकिंग लोकपाल की स्थापना की जा चुकी है। नेक्स्ट लिखिए लिबरल क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स, उदार ऋण नियंत्रण उपाय अपनाए गए। नेक्स्ट लिखिए दोषी ऋणियों का प्रकटीकरण, डिस्क्लोजर ऑन डिफॉल्टिंग बैरोवर्स। नेक्स्ट बैंकों की कार्यविधि को सरल बनाने के उपाय अपनाए गए, मेजर्स टू जो वर्किंग है बैंक की उसके लिए क्या अपनाए गए, मेजर्स आपके अपनाए गए। तो ये थे आपके बैंकिंग सेक्टर के मेजर रिफॉर्म्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।